हेलो क्लास 7th स्टूडेंट आज से हमारी मिड टर्म स्टार्ट हो रही है। तो मिड टर्म में हमारे 3 चैप्टर हैं। तो पहला चैप्टर जो है वह है हमारा चैप्टर 7 सिकंदर और पुरू। इसके बाद है चैप्टर 8 प्लास्टिक की दुनिया और इसके बाद है चैप्टर 10 मेरा क्या कसूर। ठीक है, ये आपके 3 चैप्टर हैं, चैप्टर 7, चैप्टर 8 और चैप्टर 10। तो आज हम सबसे पहले पढ़ेंगे चैप्टर 7 सिकंदर और पुरू। तो आप भी अपनी बुक निकाल लीजिए और मेरे साथ ये चैप्टर पढ़ेंगे। तो इस चैप्टर का नाम है सिकंदर और पुरू। सिकंदर कौन है? सिकंदर एक यूनान के बहुत बड़े राजा हुए हैं। तो उन्होंने क्या किया था, छल से राजा पुरू है जो उनके राज्य को जीत लिया था। तो यहाँ पर राजा पुरू के बारे में बताया गया है। वो कितने काबिल राजा थे, बहुत ही बहादुर थे, सच्चाई और स्वाभिमानी उनके अंदर बसी हुई थी। तो आज हम इस चैप्टर में राजा पुरू के बारे में जानेंगे कि वो कितने बहादुर और ईमानदार थे। तो यहाँ पर बताया गया है कि एक दरबार लगा हुआ है। तो दरबार में जो है सिकंदर जो है सिंहासन पर बैठा है। सेल्यूकस और यूमनीस नामक जो दरबारी हैं वो सभी दरबारी अपनी अपनी स्थान पर बैठे हुए हैं। और वहाँ दरबार में राजा पुरू जो थे उनका पुत्र समर भी आया हुआ है जो वेश बदल कर खड़ा है। तो तभी जैसे सिकंदर अपने दरबार में बैठा है वो खड़ा हो जाता है, एक खड़ा हो जाता है और बोलता है कि सब दरबारी से बोलता है कि उसने क्योंकि राजा पुरू को जीत लिया था, वो कहता है कि आप सभी को बहुत बहुत बधाई हो जो हमारे बीच हैं अभी यहाँ पर सैनिक, सबको बहुत बधाई हो। और जो हमारे बीच नहीं है, जो जिनकी लड़ाई के दौरान डेथ हो गई है, और उन्हें भी उनकी रूह को यानी कि आत्माओं को मौत के पर्दे से पीछे हमारी खुशी देखती है और देखकर मुस्कुराती है। यानी कि वो कहता है कि उन खुशियों का जो असली हकदार हैं वो लोग हैं जो हमारे बीच में नहीं हैं। ठीक है, तभी क्या होता है, एक दरबारी कहता है चिल्लाकर अलेक्जेंडर जिंदाबाद। ठीक है, तो वो वहाँ पर जिंदाबाद होने के नारे लगाता है। तो सिकंदर कहते हैं हम इजाज़त देते हैं, आज की कार्रवाई शुरू हो। तो जो सिकंदर होता है वो कार्रवाई शुरू होने के लिए आज्ञा देता है। सिकंदर बैठ जाता है। यूमिनस हाथ से इशारा करता है। यूमिनस कौन है? एक दरबारी है। उसके साथ ही बाजा बजने लगता है। समर बड़े ध्यान से देखता है। समर कौन है? राजा पुरू का जो पुत्र है। पुरू 4 यूनानी सिपाहियों के पहरे में आता है। उसके हाथों में हथकड़ियाँ होती है, पैरों में जंजीर होती है। समर उसे वहाँ पर जो समर खड़ा होता है वह अपनी तलवार पर हाथ रखता है और आगे बढ़ने की कोशिश करता है। सिकंदर खड़ा हो जाता है, बाजा बंद हो जाता है। समर है ना होता है कि पुरुष शान और शांति से खड़ा रहता है, जैसे उसे इस दरबार में से कोई वास्ता नहीं। जब राजा पुरू आते हैं तो वह बड़े शान के साथ दरबार में आते हैं। ठीक है, सिकंदर जब कहते हैं राजा पुरू से, आइए हमारे बहादुर दुश्मन, हमारा दरबार आपका स्वागत करता है, हम आपके स्वागत करते हैं, हमारा स्वागत कबूल करें। तो यानी कि जो हम आपका स्वागत कर रहे हैं उसे अपनाएं। पुरू कहता है अगर स्वागत का मतलब हाथ में हथकड़ियाँ दिखाकर हथकड़े पहनाना है तो मानते हैं, तो आपके स्वागत की सारी शर्तें पूरी कर दी है। ठीक है, वो कहता है कि आप स्वागत करने का मतलब ये थोड़ी होता है कि हाथ में हथकड़ियाँ होनी चाहिए। तो सिकंदर नाराज़गी से कहता है कि महाराज को हथकड़ी किसने पहनाई है? जिसने भी इनको हथकड़ी पहनाई है उसे दरबार जब ख़त्म हो जाएगा उसके बाद उसे उसका पता लगाया जाए और उसे उस गलती की सज़ा दी जाए। उसके बाद सिकंदर बैठ जाता है। फिर सिकंदर कहता है महाराज पुरू, आपने देखा हमारी तकदीर बड़ी है जिसने आपको एक दिन में जीत लिया। तो तब राजा पुरू जो होते हैं वो कहते हैं हमें आपकी तकदीर से नहीं, हमें आपकी तकदीर से नहीं आपके धोखे ने जीता है। अगर आपकी तकदीर बड़ी होती तो आप दिन के उजाले में नदी पार क्यों नहीं की? आपने रात के अंधेरे का सहारा क्यों लिया? क्यों आपने रात को आक्रमण क्यों किया? आपको दिन में आक्रमण करना चाहिए, तो धोखा हो गया ना। तो सिकंदर कहते हैं कि प्यार और जंग में धोखाधड़ी चलती है। तो राजा पुरू क्या जवाब देते हैं?
तो क्या राजदूत के वेश में आए बादशाह को मारना भी ठीक था, क्योंकि उससे पहले सिकंदर क्या है, राजदूत के वेश में आए थे। सिकंदर कहता है यह आपने हम पर मेहरबानी नहीं की थी, आप अपनी ताकत पर भरोसा किया था और आपको मालूम हो यह आपकी गलती थी। क्या आप अपनी गलती पर आज अफसोस नहीं करते? पुरु कहते हैं अगर हम ऐसी गलतियां करके 1000 बार पकड़े जाएं और इसके बाद हमें फिर अवसर मिले तो हम फिर यही गलती करेंगे और इसके लिए हमें जरा भी पछतावा नहीं होगा। पछतावा कायरता के लिए होता है, वीरता के लिए नहीं। वीरता कभी नहीं पछताती। सिकंदर कहते हैं हमने बादशाह बहुत देखे लेकिन आपके जैसा बादशाह नहीं देखा। पूरी जुपिटर में यानी कि यूनान का देवता कहा जाता है ना, बृहस्पति होता है पर यूनान का देवता कहा जाता है कि हमने आपके जैसा बहादुर दिलेर बादशाह आज तक नहीं देखा। पुरु ने कहा हमने भी बहुत से महाराज देखे हैं और बहुत से महाराजाओं के राज्य छीने हैं, पर तीर और तलवार की सौगंध हमने भी आप जैसा ओछा और घमंडी राजा आज तक नहीं देखा। पुरु ने एकदम क्या किया, जबकि वो हथकड़ी डाले हाथ में खड़े थे दूसरे राजा के सामने, सिकंदर के सामने, तब भी उन्होंने जो बात थी वही बात कही। उन्होंने कहा कि हमने भी आपके जैसा ओछा राजा नहीं देखा जिसने धोखे से आक्रमण किया हो। सिकंदर उसे कहते हैं कि ज़रा अदब से बात करो, तुम जुपिटर के बेटे और यूनान के सबसे बड़े बादशाह के सामने खड़े हो और उसके सिपाहियों का खून गर्म है, यानी कि वो तुम्हें मार सकते हैं। समर भी तलवार पर हाथ रखकर उठना चाहता है मगर रुक जाता है। जो उसका समर पुरु का बेटा था, लेकिन क्या होता है जो सिकंदर होता है वो इस बात को ताड़ जाता है, यानी कि वह समझ जाता है कि, मगर समर नहीं जानता कि सिकंदर ने उसे देख लिया। वह इसी तरह निर्भयता से बैठा रहता है। पुरुष सेल्यूकस की तरफ देखता है और कहता है पुरु तुम कौन हो जो इतना भी नहीं जानती कि जब दो राजा आपस में बात कर रहे हों तो बीच में बोलने से दोनों का अपमान होता है, तो तुम्हें बीच में नहीं बोलना चाहिए था, और अगर मेरे यहाँ अगर ऐसा कोई करता तो मैं इसे क्या करता, दरबार से निकाल देता। तो जो सिकंदर होता है सेल्यूकस को कहता है कि तुमने गलती की है बीच में बोलकर, तो तुम्हें राजा पुरु से माफ़ी मांगनी चाहिए। तो सेल्यूकस राजा पुरु से माफ़ी मांगते हैं। उसके बाद सिकंदर वो राजा पुरु ने क्षमा कर देते हैं। सिकंदर बोलते हैं हम आपकी बहादुरी से खुश हैं, अब आप फरमाइए आपके साथ कैसा सलूक किया जाए। तो राजा पुरु कहते हैं कि निर्भयता से बोलते हैं कि जैसा एक राजा दूसरे राजा के साथ करता है आपको ऐसा ही सलूक करना चाहिए। सिकंदर आप और भी कुछ कहना चाहते हैं? तो पुरु कहते हैं हमें जो भी कुछ कहना था हमने पहले जवाब में कह दिया था, हम और कुछ नहीं कहना चाहते। तो सिकंदर क्या कहता है, यूमनीस महाराज, सिकंदर कहता है यूमनीस के महाराज पुरु के ये दोनों जवाब सुनहरी हरफों यानी कि सुनहरी अक्षरों में लिखकर हमारे खजाने में रख दिए जाएं। जब हम यूनान जाएंगे तो वहाँ के लोगों को दिखाएंगे कि दुनिया में ऐसे आदमी भी हैं जो लड़ाई हारते हैं मगर हिम्मत नहीं हारते। ठीक है, और इसके बाद क्या होता है, अपनी बात को जारी रखते हुए हम यूनान जाएंगे, अपने लोगों को बताएंगे कि दुनिया में जो भी आदमी हैं जो अपनी किस्मत के सामने भी सिर नहीं झुकाते और जिनके बच्चे मौत के मुंह में जाने से नहीं घबराते। पुरु चौंक कर देखता है। सिकंदर समर की तरफ उंगली उठाकर कहता है आओ राजकुमार आगे आओ, हम तुम्हारा भी स्वागत करते हैं, तुम भी बहादुर हो, तुम्हारे पुट्टे भी मजबूत हैं। समर आगे आता है। दो सिपाही हाथ उठाते हैं। सिकंदर इशारा करके सिपाहियों को लौटा देता है। समर अकेला आगे बढ़ता है। पुरु हैरान होकर समर से, समर तुम यहाँ इस लिबास में, यह क्या बात? समर हिचकिचाते पिताजी। सिकंदर बात काट कर, बहादुर बाप का बहादुर बेटा बाप की गिरफ्तारी के बाद आराम से घर में न बैठ सका और इस लिबास में हमें कत्ल करने आ गया। समर से, लेकिन किशोर हमारी आंखों ने तुम्हें पहचान लिया, तुम्हें हमें कत्ल न कर सके। हमारी तकदीर ज़बरदस्त है, यानी कि किस्मत, हम बच गए और हम तुम्हारी बहादुरी की तारीफ करते हैं। कौन कहता है? ये कहता है सिकंदर। किससे कहता है? राजा पुरु के बेटे समर से। तो सिकंदर क्या कहता है, और पुरु अपने पुत्र की तरफ गर्व से देखता है। तब सिकंदर कहता है पुरु से, जाइए, हमने आपको आज़ाद किया, आपके बेटे को आज़ाद किया, आपके सिपाहियों को आज़ाद किया, और इतना ही नहीं,
झेलम नदी के आसपास का जितना भी इलाका जीता था वह भी आपके हवाले किया। सेल्यूकस फौजों को खबर भेज दो कि वह जीता हुआ इलाका इनके हवाले कर दे और कूच की तैयारी करें। तो देखा जो राजा पुरु थे उनकी स्वाभिमानी और क्या कहते हैं ईमानदार और हिम्मत वाला इतने थे कि उन्होंने दरबार में खड़े होकर भी उन्होंने जो भी कहा उन्होंने बिल्कुल सही कहा और हिम्मत से उन्होंने जवाब दिए। उसकी इस हिम्मत की प्रशंसा करते हुए ही जो राजा वो सिकंदर हुए हैं उन्होंने उनके जो भी जीता था वो सब वापस कर दिया। ठीक है स्टूडेंट, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।